तो आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं स्टोरेज क्लासेस इन सी की। तो स्टोरेज मतलब जैसा कि आपको नाम से ही कुछ लग रहा होगा कि कुछ स्टोरेज या मेमोरी लोकेशन से रिलेटेड बात हो रही है। तो वेरिएबल जो हमारा होता है उसकी लोकेशन के बेस पे हमारी 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं: ऑटोमेटिक, एक्सटर्नल, स्टैटिक एंड रजिस्टर। ठीक है, क्या यूज होता है स्टोरेज क्लासेस का? आर यूज टू डिटरमाइन द लाइफ टाइम कि वेरिएबल आपका कब तक एग्जिस्ट करेगा, विजिबिलिटी कहाँ से उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मेमोरी लोकेशन एंड इनिशियल वैल्यू। ये 4 बातें हम लोग स्टोरेज क्लासेस से डिफाइन करते हैं: लाइफ टाइम, विजिबिलिटी, मेमोरी लोकेशन एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। तो आपकी 4 क्लासेस होती हैं जैसे मैंने बताया। पहले डिस्कस करते हैं हम लोग ऑटोमेटिक। तो कीवर्ड क्या होता है ऑटोमेटिक के लिए? हम लोग लिखते हैं ऑटो। देखिए हमने ब्रैकेट में लिखा इन रैम, मतलब आपका जो वेरिएबल होता है ऑटोमेटिक क्लास के अंदर उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है? आपके रैम पे होता है। ठीक है, एलोकेटेड मेमोरी ऑटोमेटिकली एट द रन टाइम। तो जब कोई भी वेरिएबल ऑटोमेटिक आप डिक्लेयर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो रन टाइम पे ऑटोमेटिकली उसको असाइन कर दी जाती है। ठीक है, विजिबिलिटी एंड स्कोप इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच दे आर। तो जिस किसी भी ब्लॉक में वो डिफाइन किए जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं, उनका जो स्कोप होता है या विजिबिलिटी होती है वो कहाँ तक? उसी ब्लॉक के अंदर तक होती है। उस ब्लॉक के बाहर अगर उसकी वैल्यू को आप एक्सेस करेंगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू फ्री हो चुकी होती है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, इनिशियल वैल्यू इज गार्बेज। तो इनिशियली गार्बेज जैसे हम लोग लिखते हैं इंट ए। तो इंट ए एक्चुअल में क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटो इंट ए होता है। ठीक है, ऑटो आप लिखें या ना लिखें, तो यही डिफ़ॉल्ट क्लास होती है। मतलब सी के अंदर जो ऑटोमेटिक क्लास होती है वो किस टाइप की क्लास होती है? आपकी डिफ़ॉल्ट क्लास होती है। ठीक है, तो वैल्यू इनिशियली क्या होती है? गार्बेज होती है, वो आप लोग पढ़ भी चुके हैं। मेमोरी फ्रीड अपॉन एग्जिटिंग द ब्लॉक। जैसे ही ब्लॉक से आप बाहर आएंगे तो हमने क्या बताया था कि लोकल वेरिएबल जो होते हैं उनकी मेमोरी क्या होती है? फ्री हो जाती है। ठीक है, एंड डिफॉल्ट क्लास इन द सी। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। हमने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 10, आई। इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, और ऑटो इंट ए इज इक्वल टू 10, आई। एक ही बात है, हम लोग जनरली ऑटो लिखते नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्लास होती है। प्रिंटफ परसेंटेज डी प्लस प्लस ए। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आएगा? देखिए 11। ठीक है, प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट होगा। फिर मैंने ये देखिए कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किए। फिर हमने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 20 फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस, प्रिंटफ परसेंटेज टी ए, और फिर हमने ये वाला ब्लॉक बंद कर दिया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक अलग ब्लॉक है। ये आपका कौन सा है? मेन वाला ब्लॉक है। तो इस ब्लॉक में देखिए एक ये यहाँ पे, एक ये आपका यहाँ पे, ये भी आपका ऑटो लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं, ऑटो इंट ए इज इक्वल टू 20, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये कितना प्रिंट करेगा? 3 बार ये लूप चलेगा, तो 20, 20 एंड 20। फिर से ये बंद हो गया। बंद होने के बाद फिर से मैंने प्रिंटफ लिखा प्रिंटफ परसेंटेज डी ए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 11, क्योंकि ये वाला ए कौन सा है? ये वाला ए। ठीक है, ये जो आपका इस वाले ए का स्कोप कहाँ तक होगा? स्कोप एंड विजिबिलिटी जो हम लोगों ने अभी बात करी वो लोकल टू द ब्लॉक, इसी ब्लॉक के अंदर होगी। जैसे ही उस ब्लॉक से आप बाहर आएंगे एक ही जो मेमोरी लोकेशन होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी फ्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्लास की बात करते हैं। कौन सी है? स्टैटिक क्लास। इसका भी स्टोरेज देखिए हमने लिखा कहाँ पे होता है? स्टैटिक वेरिएबल्स का स्टोरेज कहाँ पे होता है? आपका रैम में होता है। स्टैटिक की हम लोगों ने बात की भी है पहले। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स में कैन होल्ड देयर वैल्यूज बिटवीन द मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। अभी एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि कैसे मल्टीपल फंक्शन, एक ही फंक्शन को अगर आप एक से ज़्यादा बार कॉल करते हैं तो भी जो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू होगी वो क्या रहती है? आपकी रिटेन रहती है, मतलब गायब नहीं होती है। क्यों? बात करेंगे हम लोग। ओनली विजिबल टू द फंक्शन और ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड। ये भी सिर्फ उन्हीं फंक्शंस या ब्लॉक के अंदर विजिबल होते हैं जिनके अंदर इनको क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है, या सॉरी डिक्लेयर किया जाता है। सेम स्टैटिक वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड मेनी टाइम्स। एक ही स्टैटिक वेरिएबल को आप एक से ज़्यादा बार क्या कर सकते हैं? डिक्लेयर कर सकते हैं, बट कैन बी असाइंड एट ओनली 1 टाइम। लेकिन आप उसका असाइनमेंट जो है वो सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। मतलब मेमोरी में एक बार अगर वैल्यू उसकी असाइन हो जाती है तो फिर उसकी चेंज होकर प्रीवियस वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इनिशियल वैल्यू इज 0। अगर कोई वैल्यू आप इनिशियली नहीं देते हैं स्टैटिक वेरिएबल को, सपोज करो आपने लिखा है स्टैटिक इंट एक्स, और एक्स की वैल्यू को अगर आप प्रिंट कराएं तो वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, और ऑटोमेटिक के केस में डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी हमारी? गार्बेज। एक एग्जांपल देखते हैं। इंट आई लिया हमने, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, आई प्लस प्लस,
मेन के अंदर एक सम नाम का फंक्शन है, इसको कॉल किया हमने इस फॉर लूप के अंदर गेट सी एच। सम का जब कॉल करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सम के अंदर स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड स्टैटिक इंट बी इज इक्वल टू 24। मतलब ए और बी ये दो वेरिएबल्स हमारे पास इंटीजर टाइप के, लेकिन इनके आगे कीवर्ड क्या लगा हुआ है, क्लास कौन सी लगी हुई है, स्टैटिक क्लास लगी हुई है। तो मतलब क्या होगा, इनका इनिशियलाइजेशन मेमोरी में एक ही बार होगा। फिर हमने प्रिंट करा दिया प्रिंट है %d ए प्लस प्लस ए कॉमा बी। फिर हमने ए में इंक्रीमेंट किया एंड बी में इंक्रीमेंट किया। ठीक है, ये होगा आपका रन करेगा। वापस आप यहाँ पे आएंगे, आई की वैल्यू आगे एक बार दूसरी बार लूप चलेगा, फिर से सम नाम का फंक्शन कॉल होगा। फिर से कॉल होने पे आप यहाँ पे आएंगे, ए की वैल्यू 10 एंड बी की वैल्यू 24। ये अब दोबारा नहीं होगी, वापस ए 10 और बी 24 नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी में क्या है आपका ए 11 और बी कितना 25 हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन कॉल में आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 11 एंड 25। सिमिलरली थर्ड टाइम पे जब आपका सम फंक्शन कॉल होगा तो वैल्यू चूंकि 11 एंड 25 थी, तो इसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 12 एंड 26। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे पहली बार में 10 24, नेक्स्ट टाइम पे 11 25, नेक्स्ट टाइम पे 12 एंड 26। अगर ये स्टैटिक आप यहाँ से हटा देते तो हर बार क्या होता, ए की वैल्यू फिर से 10 से इनिशियलाइज हो जाती, बी की वैल्यू अगेन 20 से री इनिशियलाइज हो जाती है। हालांकि ये मेमोरी के अंदर ए प्लस प्लस एंड बी प्लस प्लस से इस फंक्शन में क्या हो चुकी थी, इंक्रीज हो चुकी थी। ठीक है, तो ये स्टैटिक फंक्शन का स्टैटिक आपके क्लास का रोल होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कौन सी, थर्ड हमारी है स्टोरेज क्लास रजिस्टर। तो रजिस्टर जैसे नाम है, तो इसका जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे, अगर उसके आगे आप रजिस्टर कीवर्ड का यूज करते हैं तो उसका जो मेमोरी लोकेशन होगा वो कहाँ पे होगा, इन द CPU रजिस्टर्स। बट ठीक है, बट इट इज़ कंपाइलर डिपेंडेंट। कंपाइलर आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन उसको डिसाइड करता है कि CPU रजिस्टर्स में रखना है या रैम में रखना है। बट जनरली क्या होता है, ये CPU रजिस्टर में होता है। CPU रजिस्टर में होने की वजह से फ़ायदा क्या होगा आपका, कि अगर आप जो आपका एक्सेस टाइम होगा प्रोग्राम का वो क्या हो जाएगा, काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ठीक है, एलोकेटेड द मेमोरी इनटू रजिस्टर्स, वी कैन नॉट यूज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर फॉर द रजिस्टर्स वेरिएबल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेकेंड वाला पॉइंट, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर पे आप रजिस्टर्स वेरिएबल पे आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी इनिशियल वैल्यू 0 या नल होती है, इनिशियल वैल्यू 0। स्टैटिक वेरिएबल्स कैनॉट बी स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। स्टैटिक वेरिएबल्स को आप रजिस्टर्स में स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई स्टैटिक इंट रखा है तो उसके आगे आप रजिस्टर नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, फास्टर देन अदर क्लास, दूसरी क्लासेस से क्या होता है, फास्टर होता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले डायरेक्टली जो आपका सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, उसको एक्सेस किसका होता है, रजिस्टर्स का होता है। ठीक है, ये हम लोग IT टूल्स में भी ये पहले पढ़ चुके हैं, मेमोरी आर्किटेक्चर के बारे में, CPU किस तरीके से काम करता है हमारा। एक प्रोग्राम देखते हैं, वॉइड मेन रजिस्टर इंट ए। हमने क्या इंट ए एक वेरिएबल लिया, उसके आगे क्या लगा दी क्लास हमने, रजिस्टर। फिर हमने क्या प्रिंट है %d कॉमा ए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0 आएगी। ठीक है, हमने बताया कि इनिशियल वैल्यू क्या होती है आपके रजिस्टर वेरिएबल्स की, 0 होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ से, ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपका वॉइड मेन रजिस्टर इंट ए इज इक्वल टू 10। रजिस्टर इंट ए इज इक्वल टू 10, प्रिंट एफ हम क्या करें, %u कॉमा एड्रेस ऑफ ए। देखिए यहाँ पे अभी हमने पहले भी बताया था आपको कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज आप रजिस्टर वेरिएबल्स पे नहीं कर सकते, तो ये आपको क्या दे देगा, कंपाइलर एरर आएगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो जब भी कभी रजिस्टर का आपको यूज करना हो तो बहुत केयरफुली हमें रजिस्टर का यूज करना होता है। ठीक है, फोर्थ क्लास कौन सी है हमारी स्टोरेज क्लास, वो है एक्सटर्नल, जो कि किससे हम लोग डिफाइन करते हैं, एक्सटर्नल कीवर्ड से डिफाइन करते हैं हम लोग, और ये भी कहाँ पे होता है आपका, इन रैम। ठीक है, क्या रोल होता है उसका, यूज टू टेल द कंपाइलर दैट द वेरिएबल डिफाइंड एज एक्सटर्न इज डिक्लेयर्ड विद एन एक्सटर्नल लिंकेज इन द प्रोग्राम। मतलब ये बताने के लिए कंपाइलर को कि इस नाम का वेरिएबल एक्सटर्न अगर आप लगा देते हैं किसी वेरिएबल के आगे, तो इस नाम का वेरिएबल का लिंकेज कहीं और जगह पे है हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, आर नॉट एलोकेटेड एनी मेमोरी, ये चीज़ यहाँ पे सेकंड पॉइंट यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आप किसी वेरिएबल को एक्सटर्नल कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए कंपाइलर कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए हम लोग करते हैं कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का लिंकेज कहीं अदर हमारे प्रोग्राम में है जहाँ से इसकी वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इंटीग्रल टाइप इज 0 और नल, इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और नल होती है। वी कैन ओनली इनिशियलाइज द एक्सटर्नल वेरिएबल
ग्लोबली। अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं किसी भी एक्सटर्नल वेरिएबल को तो सिर्फ आप इसको ग्लोबली कर सकते हैं, लोकली आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कैन बी डिक्लेयर्ड मेनी टाइम्स, यहाँ पे भी देखिए बट इनिशियलाइज ओनली वंस, इसको भी आप कई बार डिक्लेयर कर सकते हैं बट इनिशियलाइज सिर्फ एक ही बार इसको आप मेमोरी में कर सकते हैं, लाइक स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक, तो इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल, वॉइड मेन, हमने लिखा एक्सटर्न इंट ए प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए। अब देखिए ये क्या कहेगा, ये प्रोग्राम के अंदर कंपाइलर क्या सर्च करेगा, इस ए वेरिएबल का कहीं ना कहीं एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए, बट इस हमारे प्रोग्राम में कहीं है ही नहीं एक्सटर्नल लिंक हमारे पास। तो ये क्या कर देगा, आपका कंपाइलर एरर बताएगा, अनडिफाइंड रेफरेंस टू ए, इस टाइप की आपके पास एरर आएगी क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल इसका रेफरेंस है ही नहीं। अगला आप देखते हैं हम लोग, इंट ए, ये देखिए ग्लोबल है, मेन से पहले है तो इसका ग्लोबल डिक्लेरेशन है। एक्सटर्न इंट ए, इसके अंदर हमने किया एक्सटर्न इंट ए, इसके पहले एक्सटर्न लगा दिया हमने, फिर प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, देखिए ग्लोबल डिक्लेरेशन है इसका, ये बताएगा कि हाँ ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। वैल्यू कोई हमने इनिशियलाइज नहीं की, तो इनिशियलाइज अगर कोई वैल्यू नहीं की है तो अभी हमने बताया था आपको कि इनिशियल वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, 0। ठीक है, तो आउटपुट इसका आ जाएगा 0। डिफाइंड ग्लोबली, मेमोरी विल नॉट एलोकेटेड, बट ए के लिए कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, हालांकि उसकी वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी, 0। ठीक, थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसका एक्सटर्नल वाले का। यहाँ पे भी एक ग्लोबल लिया हमने, इंट ए वॉइड मेन एक्सटर्न इंट ए इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करा दिया इसको। ठीक है, फिर हम करते हैं प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए। तो अब इस जगह पे प्रॉब्लम है, जो हमने इनिशियलाइज कराया यहाँ पे, ये हमें कंपाइलर एरर देगा। क्यों देगा, बिकॉज वी कैन नॉट यूज द एक्सटर्न एंड इनिशियलाइजर एट द सेम टाइम। अब एक्सटर्न का और इनिशियलाइजर का एट द सेम टाइम यूज नहीं कर सकते हैं। या तो आप एक्सटर्न का यूज कीजिए कि हाँ इसका एक एक्सटर्नल रेफरेंस है कहीं, या फिर आप इसको इनिशियलाइज करिए, एक्सटर्न का यूज मत करिए। ठीक, तो ये प्रोग्राम आपका ठीक होता। ठीक, तो ये यहाँ पे आपकी एरर होगी। चौथा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, वॉइड मेन, इसके अंदर हमने लिखा एक्सटर्न इंट ए, फिर प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए, फिर आपका मेन खत्म हो गया। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ इंट ए इज इक्वल टू 20। तो ये ठीक है, आपका एक्सटर्नल लिंकेज मिल जाएगा इस वाले वेरिएबल को, कंपाइलर देख लेगा कि हाँ ठीक है इससे इसको लिंक कराना है, ए की वैल्यू कितनी 20, तो यहाँ पे आउटपुट कितना देगा आपको 20। कंपाइलर सर्चेस फॉर ए इन अ प्रोग्राम, आपका जो होल प्रोग्राम होगा वहाँ पे ये इसको देखेगा। पांचवा प्रोग्राम देखते हैं, एक्सटर्न इंट ए, ये हमने ले लिया ऊपर एक्सटर्न इंट ए, फिर हमने किया इंट ए इज इक्वल टू 10, फिर हमने किया वॉइड मेन, फिर हमने कहा प्रिंटफ, वॉइड मेन के अंदर प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा ए, फिर हमने मेन खत्म हो गया। फिर देखिए नीचे एक लाइन लिखी हुई है इंट ए इज इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि आपका देखिए ए 2 बार है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है ग्लोबल स्कोप में, तो यहाँ पे कंपाइलर क्या होगा, डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो दूसरी बात हमने क्या कहा था, यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन है आपका, यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन है, तो एक्सटर्नल वेरिएबल्स कैन बी ओनली इनिशियलाइज्ड वंस। ये देखिए ये वाला, स्टैटिक वेरिएबल्स कैन बी स्टोर्ड इन रजिस्टर्स, सॉरी एक्सटर्न की बात करें, कैन बी डिक्लेयर्ड मेनी टाइम्स बट इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। आप इसको सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो एक्सटर्न इंट ए था, एक एक्सटर्नल वेरिएबल है जिसको आपने यहाँ पे इनिशियलाइज किया और यहाँ पे भी इनिशियलाइज किया, तो ये किस टाइप की एरर हो जाएगी, आपकी कंपाइलर एरर हो जाएगी, कैन बी इनिशियलाइज्ड ओनली वंस। तो ये थी आपकी स्टोरेज क्लासेस इन सी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे भी क्वेश्चन आता है, आपका पूछा जाता है, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपके एग्जाम